लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ। इतनी तरह की बातें उसके बावजूद भी चले आ रहे हैं लोग, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, लोग दंग हो गए। सबका संगम हो गया, संस्कृति का, कर्म का, मर्म का, धर्म का, सबका संगम यहाँ है। आत्मा तृप्त हो गई। पूरा विश्व की इतनी ही लोग आएंगे, लेकिन इतनी सक्सेसफुल, इतनी सुरक्षित। कुंभ के मेले में मुझे भी आने का अवसर भगवान ने प्राप्त दिया। लगभग आधा भारत कुंभ में यहाँ पहुँचा। पूरे संसार ने भारत की सामाजिक समरसता के दर्शन किए। This is an amazing experience, for sure, unforgettable for us. We are very excited to show to our people, our country, the whole Kumbh Mela. नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। आज मुकाबला में हम चर्चा करेंगे महाकुंभ की। आज महाकुंभ का आखिरी दिन है। पिछले 45 दिनों में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो अमेरिका की आबादी से दोगुना है। महाकुंभ मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। इस आयोजन की कामयाबी तय करने के लिए यूपी सरकार ने 2 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। जब आयोजन शुरू हुआ तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजर बनाई रखी, गंगा किनारे कैबिनेट बैठक की और बार बार वो प्रयागराज जाते रहे। आज हम इसी से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी हैं। उसके साथ साथ भाजपा से रोहन गुप्ता होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं प्रदीप भाटी। कांग्रेस के प्रवक्ता सीपी राय, हमारे साथ कॉस्मोस इवेंट्स के डायरेक्टर राजू शर्मा होंगे और 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इंग्लैंड से जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हैं लॉर्ड रमी रेंजर और भोजपुरी गायिका रागिनी विश्वकर्मा। मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। मुकाबला में पहले ये देख लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। मुकाबला में आज 4 सवाल मैं उठा रही हूं। पहला सवाल ये है कि क्या महाकुंभ ने साबित कर दिया कि योगी सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं? क्या 65 करोड़ श्रद्धालुओं का पहुंचना सनातनी एकता का संदेश देना है? क्या महाकुंभ ने नेगेटिव राजनीति पर आस्था की जीत तय कर दी है? रामकृपाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे। ये सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट था, बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिया। सही है। आप इतना तो सबको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा आज। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, मैं अगर कहूँ मारिया जी, थोड़ा सा पीछे अगर हम जाते हैं तो शाहबानो केस का जो फैसला आया था, याद कीजिए, उसके बाद बीएचपी अचानक वो उन्होंने शुरू किया मंदिर। तो मंदिर यहीं बनाएंगे से जो एक चीज़ शुरू हुई थी, आप उसको कहिए चाहे राष्ट्रवाद या हिंदुत्व की अलख जो शुरू हुई थी, उसके पीछे आइडियोलॉग कई रहे। वर्तमान में मोदी जी एक्चुअली उसके आइडियोलॉग हुए और उन्होंने इसको एक गति दे दी 14 में आने के बाद से जी। तो मोदी आइडियोलॉग रहे और इम्प्लीमेंटर योगी जी रहे। अगर मैं उसको यूँ कहूँ कि वो आर्किटेक्ट थे, बिल्डर योगी जी रहे। इस पूरी जो एक इमारत कहिए या जो भी कहिए, उसको अपने एक पराकाष्ठा पर जो पहुँचाया है, ये सबसे बड़ा इवेंट है सन 86 के बाद का। उसके पहले तो खैर कुछ था भी नहीं इस तरह का, लेकिन एक इतना बड़ा इवेंट हुआ है। आप जो अभी कह रही थी, पूरे यूरोप और अमेरिका की पूरी आबादी जोड़ लीजिए तो उससे भी ज़्यादा लोग हैं
जो नहा करके चले गए। जी। कई अव्यवस्थाएं रहीं, कई चीज़ें रहीं। ये ऐसे होता है जैसे कि आप परीक्षा में हैं, 2-1 सवाल आपसे गलत हो गए, फिर भी आपने डिस्टिंक्शन से पास किया। हाँ, फिर ये आपने सही बोला, फिर भी योगी आदित्यनाथ ने डिस्टिंक्शन से पास कर लिया है। ये लगभग कंसेंसस बन चुका है जो वहां पर पहुंचे हैं और जिन्होंने देखा है दूर से कि किस तरह का इंतजाम था। लॉर्ड रमी रेंजर, अगर आप हमारे साथ हैं, किस तरह से विश्व भारत को आज देख रहा है, खास करके इस महाकुंभ को देख रहा है? दे आर कंप्लीटली स्टन्ड। वो इतने हैरान हो चुके हैं कि इतनी बड़ी जो हमारा ये फेस्टिवल है, दुनिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई। द अरेंजमेंट मेड बाय योगी जी, मोदी जी एंड ऑल द मैनेजमेंट कमेटी रियली इज एग्जाम्पलरी। आप 10,000 आदमी, कोई फुटबॉल मैच होता है तो आपको पता है कितनी गड़बड़ होती है। ये तो करोड़ों लोग पहुंचे, मैं भी वहां पहुंचा। जो मन को शांति मिली, जो दिल को ताकत मिली कि मैं बता नहीं सकता। द एक्सपीरियंस वाज इलेक्ट्रीफाइंग कि ये दुनिया में एक ही यूनिक इवेंट है जो आपको वहाँ प्रयागराज में मिलेगी। कहीं भी कोने में चले जाए दुनिया के, ऐसी आपको श्रद्धा, कमिटमेंट, सनातनी जैसे जुड़ के वहाँ गए हैं। 4-4, 5-5 घंटे, 3-3 दिन पैदल भी टुरे हैं लोग। मैंने देखा जब मैं कार में जा रहा था तो लोग पैदल चल रहे थे और सामान उठा के बच्चों के साथ चल रहे थे। ऐसी मैंने लगन और ऐसी मैंने शक्ति कभी नहीं देखी। लेकिन लॉर्ड रमी रेंजर, क्योंकि पूरे विश्व की नजर महाकुंभ पर थी, ये लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इन सिविलाइजेशन माना जाता है। ह्यूमन हिस्ट्री में इतना बड़ा गैदरिंग कभी नहीं हुआ है। अगर उस नजरिए से देखा जाए तो क्या, किस तरह से आप वहां पर हैं, लंदन में हैं, वहां पर लोग आपसे किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैं आपको पहले तो ये जो मेला था स्पेस से भी नजर आता था, ऊपर से भी नजर आता था। ऐसा मेला आप स्पेस से नहीं देख सकते। लेकिन जो फीलिंग, मैं लंदन आया, मुझे लोग छू रहे थे कि तू ऐसी महान जगह से आया, हमें भी हाथ लगा दे। मैं कहा मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं तो अपने पाप धोने के लिए गया था। तो कहते नहीं अब तेरे सबको हो गया। लेकिन आई कांट एक्सप्लेन द एक्सपीरियंस। दुनिया इज टर्न, सारी दुनिया। और ये शरणार्थियों का एक नया टाइम आ गया है। हमने हज़ारों साल मार खाई, अब हमारे पास यूनाइटेड इंडिया है। हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है, सबसे आगे सभ्यता थी, लेकिन हम इस सभ्यता को संभाल नहीं सके। वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री, हेरिटेज एंड हमारी कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। हम दुनिया में सबसे आगे थे, लेकिन हम इकट्ठे नहीं थे। हमारी यूनिटी कॉस्ट अस nearly 1000 years of atrocity। आज हमारे पास है। अब मैं ये शरणार्थियों को कहूँगा, अगर यूनाइटेड हो, अपने जो आपके पुराने हैं, आज भगवान शिवजी और लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, ये मैनकाइंड को हजारों साल पहले इंस्पायर कर रहे थे, बिफोर एनी रिलीजन केम अबाउट। सो देयरफॉर यू शुड फील वेरी प्राउड। गर्व से अपने सनातन धर्म को सेलिब्रेट करें। इट इज बिकॉज ऑफ द वैल्यू सिस्टम जो हमने इनहेरिट किया है, उसी के बल पे हम दुनिया में शाइन कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं हम अपना नाम बनाते हैं, भारत माँ का नाम ऊपर करते हैं। आज दुनिया में जहां भारतीय जाएगा उसको एक स्पेशल रिस्पेक्ट मिलता है। हमने दुनिया को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन तक दिए हैं। ये बिकॉज ऑफ हमारी सनातनी रूट्स है, जिसमें हमें बताया गया है वासु कुटुंबकम। जी, लॉर्ड रमी रेंजर हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक सवाल जो मैंने उठाया था उसका जवाब मैं अभी प्रदीप भाटी से लूंगी। सबसे पहले, क्या महाकुंभ ने नेगेटिव राजनीति पर आस्था की जीत तय कर दी? देखिए, जब नेगेटिव राजनीति की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमने शुरू से व्यवस्थाओं पे सवाल उठाए, कभी हमने कुंभ पे सवाल नहीं उठाए। कुंभ हमारी भी आस्था का, श्रद्धा का प्रतीक रहा है। ये एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व का समागम रहा है।
हमने कभी कुंभ पे सवाल नहीं उठाए। जो भी व्यवस्थाओं पे सवाल उठे, अगर हमारी व्यवस्थाओं पे सवालों को अगर ये ध्यान से लेते तो कहीं इतनी जाने नहीं जाती। दो जगह आप देखिए परिसर में, कुंभ परिसर में तो पिछली 10 सरकारों में, पिछले 50 साल में कभी कुंभ परिसर में भगदड़ नहीं हुई और मृत्यु नहीं हुई। तो ये भी इसका एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट रहा और आप अपने आप में इतने मशगूल रहे कि आपने ये नहीं ध्यान दिया कि जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हमने 2013 से लिया। 2013 का कुंभ भी सबसे बड़ा महाकुंभ था ऑन दी अर्थ, ऑन दी प्लैनेट, क्योंकि उसमें भी कनाडा की डबल आबादी और आपकी स्पेन, इटली, इन सब की डबल आबादी वहाँ पे मौजूद थी। और हमने भी कुंभ बहुत अच्छी तरह से किया। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से इस पर भी पहले चर्चा हो चुकी है, ऑक्सफोर्ड से लेके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उस पर अध्ययन किया। और उससे देखिए कमी, जब भी आप अपनी कमियों से सीखते हैं, हर बार यहाँ पे भी बहुत सारी कमी रही और हम अपनी कमियों से सीखेंगे तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों से सीखने के बजाय वो टारगेट करके उसको एक अलग रंग, हिंदुत्व का रंग देने की कोशिश करती है, सनातन का रंग देने की कोशिश करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी क्रिटिसिज्म भी तो ले सकते हैं ना आप। हर चीज, हर बार ये कहना कि ऑपोजिशन एंटी हिंदू है, हिंदुओं के खिलाफ है, ये तो सही नहीं होगा। हमारे जी पूरे देश की जनता ने, जितने भी हमारे सनातनी, सबने देखा कि जिस प्रकार से जब से कुंभ शुरू हुआ है, जितनी भी ये सो कॉल्ड इंडी गठबंधन की पार्टी है, उनके क्या बयान है? कुंभ फालतू है, क्या कुंभ से नौकरियां मिल जाएंगी? इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुंभ की व्यवस्था का विरोध करते करते उन्होंने कुंभ का विरोध किया है और जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। आप कहते हैं कि नहीं, कुंभ हमारी संस्कृति है, कुंभ हमारी धरोहर है। मुझे बताइए कौन से बड़े नेता ने कुंभ में जाके वहां पे डुबकी लगाई? अरे आप तो कहीं ना कहीं राजनीति में रहते हुए अखिलेश ने लगाई है, इसलिए जनता आपको माफ नहीं करेगी। दूसरी अखिलेश यादव ने लगाई है, उनको बड़ा नेता ही माना जाएगा। देखिए और एक चीज और एक चीज मैं कहना देश की बड़ी पार्टी के संस्कृति, हमारी जो सनातन संस्कृति है, विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति है। अभी हमारे आई थिंक जो इंग्लैंड के लॉर्ड, उन्होंने कहा कि एक संस्कृति का महोत्सव था और उसके साथ साथ में इट वाज मैनेजमेंट मार्वेल ऑल्सो। ये छोटी चीज नहीं है। आप सांस्कृतिक टूरिज्म की बात करते हैं, ये इतना बड़ा जो एक मैसेज किया है पूरे वर्ल्ड में कि इतनी बड़ी इवेंट पॉसिबल है। अगर आपके अंदर धैर्य हो, आपके अंदर कुशलता हो, आपको आपकी श्रद्धा हो, तब ये पॉसिबल है। और ये करके दिखाया। हमारे कितना इन्होंने नेगेटिविटी फैलाया, फिर भी 65 करोड़ लोग वहां पे जाके जब डुबकी लगाते हैं तो ये इनके जो अहंकार है, उनकी नेगेटिव राजनीति पे चाटा है कि इन्होंने कितना भी भ्रम फैलाया, जितना भी दुष्प्रचार किया, 65 करोड़ लोगों ने इनकी बात मोदी जी भी दुष्प्रचार कर रहे थे, रोहन जी। डुबकी लगाई। इससे बड़ा सनातन का पावर क्या हो सकता है? और अभी भी ये पार्टियों को समझना होगा मारिया जी कि जब कुंभ की बात आती है, सनातन की बात आती है, आपको नहीं उसके साथ में चलना, विरोध मत करिए। इस देश की जनता, सनातनी जनता अब आपको नहीं, तो ये बात आप मोदी जी को समझाइए, मोदी जी द्वारा अधीन जो संस्थाएं उनको समझाइए कि सनातन का सम्मान करना चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला प्रदीप जी, मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। एक मैसेज, 3 मैसेज मैं देख रहा हूं मारिया जी। नंबर 1, आप चाहें, अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो इतनी बड़ी इवेंट जो सनातन के साथ में मैनेजमेंट की सबसे बड़ी इवेंट है, उसको आपने सक्सेस कर दिया। दूसरी बात, आप कितना भी भ्रम फैलाएं, कितना भी दुष्प्रचार करें, अगर आपकी जो सनातन में पावर है और आपकी आस्था है, आप बिल्कुल कुंभ गए और आपने वो दिव्यता। इसका प्रदीप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे जाएंगे। देखिए व्यवस्थाओं पे तो सवाल खुद मोदी गवर्नमेंट उठा रही है, तो क्या ये वो सनातनी नहीं है? तो अगर इस तरह से, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं रोहन जी, तो खुद CBCB इनके अंडर आती है, इनकी संस्था है। उन्होंने ही सवाल उठाए कि कैसे 49,000 फीकल कॉलीफॉर्म उसके अंदर अवेलेबल है। वो तो आचमन तो छोड़िए, नहाने तक के लिए आचमन आप नहीं पानी है उस तरह का। तो ये सवाल आप अगर इसको आप समझें और उसको सनातन से जोड़ने की बजाय जो भी कुप्रबंधन है, जो भी आपकी बद इंतजामी है, आज आखिरी दिन है और मुझे नहीं लगता कि इतनी नेगेटिविटी होनी चाहिए किसी भी डिस्कशन में, क्योंकि एक सक्सेसफुल इवेंट रहा है और उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। महामंडलेश स्वामी आत्मानंद गिरी जी, आप जुड़ गए हमारे साथ। स्वामी जी, क्या आप अभी वहां पर हैं, प्रयाग में हैं? मैं अभी प्रयागराज में हूं अभी जी। कैसा है माहौल वहां पर? आज आखिरी दिन है, आज अंतिम स्नान था इस महा जी कुंभ का, दुनिया का आज अंतिम स्नान पर
जी। करोड़ों करोड़ों की संख्या थी और कहीं से कहीं तक किसी को कोई अव्यवस्था नहीं थी। पूरा मेला सुव्यवस्थित चल रहा था और बराबर श्रद्धालु ट्रेनों से, बसों से, कारों से, अपने वाहनों से आ रहे थे और पूरे दिन सुंदर स्नान चला। कहीं से कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मैं स्वयं गया था और कहीं से कहीं कोई समस्या नहीं है। ये तो लोग उंगली इसलिए उठाते हैं क्योंकि जो लोग कर नहीं पाए वो दूसरों के करने पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। जिन लोगों ने कभी ऐसा साहस नहीं किया सनातन को जोड़ने का, सनातन के लिए इतना बड़ा उत्सव करने का, तो वो लोग निश्चित रूप से कमियां ढूंढते हैं। हमें हर जगह पर कमी नहीं ढूंढना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे घर में 10 लोग आते हैं, उन्हें जोड़ने की, उनकी व्यवस्था के लिए हम पूरे घर के लग जाते हैं। आज जिस तीर्थराज प्रयाग में करोड़ों की संख्या, समथिंग 60 से 70 करोड़ लोग जिस मेले पर आह्वान कर चुके, जिस मेले का दर्शन कर चुके, वहाँ की व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत तो होती रहती है भूल। जैसे मान लो हर बात पर वही 29 तारीख। मैं तो ये निवेदन करता हूँ श्रद्धालुओं से कि हम अपनी एक शादी की बारात में जब 100-200 आते हैं तो कुछ न कुछ व्यवस्था बिगड़ती है। तो यहाँ तो करोड़ों का मेला था। और इस करोड़ों के मेले में आज शायद ज्यादा उस पर नजर है क्योंकि महाशिवरात्रि है और बहुत ही खास दिन है और इसीलिए शायद वहां पर ज्यादा लोग जुड़े हैं। तो आज की व्यवस्था के बारे में बताइए। 101% चौक चौबंद व्यवस्था। अभी तक के पूरे मेले में कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। आज जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें तो 1% कहीं कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। आज की व्यवस्थाओं में हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। संतों की भी पूरी व्यवस्था की गई थी और जो सामान्य श्रद्धालु थे उनकी व्यवस्थाएं थी। आज तो हर घाट में, और कल शायद पानी भी छोड़ा गया था, तो आज गंगा का जल इतना सुंदर, निर्मल, इतना पवित्र दिख रहा था कि हर श्रद्धालु नहाने से पहले आचमन कर रहा था। पहले वो गंगा का जल पी रहा था क्योंकि आज सुबह में स्वयं 2 घंटे लगभग संगम तट पर रहा और आधे घंटे लगभग गंगा घाट पर बैठा रहा। केवल श्रद्धालुओं का दर्शन करता रहा कि समाज की वास्तविकता क्या है। तो हर व्यक्ति आता था, स्नान बाद में करता था, पहले वो जल का आचमन कर रहे थे और कहते थे आपस में कि भैया देखो आज जो है पानी छोड़ा गया है, कितना शुद्ध पानी है, कितनी पवित्र धारा बह रही है। स्वामी जी, मुझे आज के दिन की खासियत समझाइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में क्या मतलब होता है इसका। विशेषता ये है, आज भगवान शिव का सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और सद्भाव का पवित्र दिन है। और आज के दिन गंगा स्नान, संगम स्नान, क्योंकि भगवान शंकर के शीश में गंगा है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। भगवान शंकर के शीश पे गंगा बहती हैं। आज वो गंगा पृथ्वी पर हम सब लोगों को उपलब्ध है। आज भगवान शिव पार्वती का मिलन, या इसे कह सकते हैं शिव पार्वती के विवाह का पावन पर्व है। और तीसरे भाव में ये कह सकते हैं कि भागवत महापुराण के अनुसार, बलि बामन के चरित्र के अनुसार भगवान शंकर आज बलि के यहाँ से वापस आते हैं। तो पूरे भारत में भगवान शंकर माँ पार्वती के सुंदर विग्रह बना करके विवाह उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए, वह पर्व यहाँ पर अद्भुत छटा फैला रहा है। जगह जगह झांकियां बनी हैं। गंगा तट में सैकड़ों जगह लोग शिवार्चन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, शिवलिंग बना करके रेत का पूजन कर रहे हैं। रामेश्वरम की तरह आज प्रयाग का दृश्य था। जी, आज तो अद्भुत दृश्य आप बता रहे हैं वहां पर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी जी। अब मैं बाकी जो गेस्ट हैं उनके पास जाऊंगी। सीपी राय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सीपी राय जी, मुझे लगता है कि शायद जो ऑपोजिशन है, कोई भी पार्टी हो, उन लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था पूरे 45 दिन खत्म होने का, उसके बाद ऑब्जेक्शंस या क्रिटिसिज्म लाना चाहिए था। क्या ऑपोजिशन ने जल्दी बोल दिया? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन लोग मर रहे थे और तमाम लोग अपनी लाशें ढूंढ रहे थे उसके ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए? मैंने ये नहीं बोला। आप ये कह रहे हैं कि भगदड़ मच गई तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? रामकृपाल जी कुछ और बताना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी,
नहीं मैं देखिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, अगर नहीं तो मैं डिबेट छोड़ देता हूँ। नहीं आपको डिबेट आप गुस्से में बात छोड़ने नहीं की सुनना, जरूरत नहीं है, मैं ऐसी डिबेट कोई छोड़ बात देता नहीं हुई है कि डिबेट छोड़ना पड़ेगा आपको। चलिए बात बोलिए सुनिए ना फिर आप। हाँ। फिर आप बात क्यों नहीं सुनना चाहती? आप बाकी आप केवल अगर भाजपा के लोग बात सुनिए तो उनकी बात सुनिए, हम लोग फिर बुलाते काहे के लिए हैं? बोलिए सीपी राय जी। देखिए, आस्था का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि आस्था को इवेंट बना दिया गया है, आस्था को आर्थिक इवेंट बना दिया गया है। यह दुर्भाग्य है, ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। इसको इवेंट बना देना, इसको आर्थिक इवेंट बना देना। और आज भी हजारों लोग ढूंढ रहे हैं कि उनके परिजन कहाँ गए। कोई छोटी सी दुर्घटना भी हो जाती है तो तमाम लैंडलाइन नंबर जारी किए जाते हैं, इन नंबर पर पता लगाइए कि आपका आदमी कहाँ है। तमाम लोगों के नाम जारी किए जाते हैं, किनकी मृत्यु हुई और कौन लोग घायल हुए हैं, वो सारे जारी किए जाते हैं। वो आज तक जारी नहीं किए गए। और इतने करोड़ की बार बार बात हो रही, झूठ की भी कोई सीमा होती है क्या? भारत का आधा देश, सारे गांव और सारे शहर खाली हो गए क्या? आधे शहर और गांव सब खाली हो गए हैं? कोई झूठ की भी कोई सीमा होती है। और उसके बाद सुनिए, केंद्र सरकार का जो पॉल्यूशन बोर्ड है उसने सवाल उठाया, अभी प्रदीप ने सवाल उठाया था, केंद्र सरकार के पॉल्यूशन बोर्ड ने सवाल उठाया कि उसमें पॉटी है और वो नहाने लायक नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कि जो गंदगी ढूंढ रहा है वो सुअर है। ये योगी जी का बयान है। जो योगी कहते हैं कि जो गंदगी ढूंढ रहा है वो सुअर है और लाश ढूंढ रहा है वो गिद्ध है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का जो पॉल्यूशन बोर्ड केंद्र सरकार का है, क्या वो सुअर है? क्या वो तमाम परिवारीजन जो अपनी अपनी लाशें ढूंढ रहे हैं, अपने परिजन को ढूंढ रहे हैं, क्या आप उनको गिद्ध कह रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? तमाम पार्टी के नेता, गुप्ता जी जवाब दीजिए। तमाम नेता क्या प्रकार की, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, मेरी बात पूरी हो जाए, पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता नहाने मेरी गए। बात सुनिए, पूर्ण हो गया आपका, आप सुन लीजिए बात को। रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए। अभी सोहेल कह रहे थे कि आज पानी छोड़ा गया है, तब आपने कहा क्या इतनी बड़ी इवेंट संपन्न हुई है, हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, रोहन गुप्ता जी उनका कहना है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। जो 65 करोड़ या 45 करोड़ जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। ऐसा है, एक मिनट सीपी राय जी की बात सुन लीजिए। हाँ सीपी राय जी बोलिए। सीपी राय जी की पूरी बात तो सुनिए। आप बोलते हैं कितनी बार जाने का मौका मिला है, पूरे संगम को जानता हूँ मैं, इस पार को भी उस पार को जानता हूँ, मुझे मालूम है कि वहाँ कितनी जगह है, कितने लोग आ सकते हैं, एक शहर की कितनी क्षमता होती है, कितने लोगों के आने से शहर उसको झेल सकता है। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा मान लीजिए आप 10 करोड़ लोग आए या 5 करोड़ लोग आए, फर्क क्या पड़ेगा? 2014 से फ्रॉड सरकार की मानसिकता है, आपकी नकारात्मक मानसिकता के कारण आपकी पार्टी का ये हाल हुआ है। उसके पहले आप कितनी भी नकारात्मकता करें, देश की जनता माफ नहीं करेगी आपको। आप सवाल उठा दीजिए, जनता जवाब देगी आपको। आपने 65 करोड़ सनातनियों के ऊपर सवाल उठाए, आप लोगों ने देश की आस्था पे सवाल उठाया। राय साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने आस्था को इवेंट कैसे बना दिया? मेरी बात इनको नहीं, आस्था की यहाँ पर बात है, लोग वहाँ पर पहुंचे हैं और आपने उसको इवेंट कैसे बना दिया? मारिया जी, पूरे विश्व में आज सनातन का जो नाम है, प्राचीन धर्म है हमारा, ठीक है, आज सनातन के उत्सव को इतनी बड़ी इवेंट बना दिया। अरे चुप रहिए, बीच में ही बोलते जा रहे हैं, ये क्या तरीका है मारिया जी? ऐसे कैसे डिबेट करेंगे हम लोग? इनको चुप करवाएंगे आप? इतना बौखला चुके इनको मालूम नहीं। उनका कहना है कि उनके पीछे महाभारत और इनकी बौखलाहट है। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। एक मिनट, नहीं चलिए सीपी राय जी जरा सा रोहन गुप्ता की बात सुनिए। सीपी राय जी रोहन गुप्ता की बात सुनिए। रोहन गुप्ता की बात सुनिए सीपी राय जी, शांत होकर के। हाँ बोलिए रोहन गुप्ता, जवाब दीजिए। हाँ 65 इनको आप चुप करवाएंगे मारिया जी तो ठीक हो गए, चुप हो गए। 65 करोड़ लोग जब डुबकी लगाते हैं फिर भी इनका सवाल उठाना, यही मतलब है कि देश की धरोहर और देश के नरेटिव से ये लोग पूरी तरह से कट चुके हैं। पूरे देश में 3 करोड़ की इकोनॉमी वहां पे हुई है। और क्या गलत है अगर सनातन के लोग वहां पे जाके अपना उत्सव मनाते हैं और उत्तर प्रदेश के अर्थतंत्र को फायदा होता है, उससे भी आपको आपत्ति है। हर चीज से आपको आपत्ति है, 65 करोड़ लोगों से आपत्ति है, अर्थतंत्र से आपत्ति है, सनातन से आपत्ति है। और सनातन को फालतू बोलने के बाद आप साथ में खड़े। एक बार आपने विरोध किया तो बताइए लालू प्रसाद यादव का, एक बार आपने गलत बोला तो बताइए, एक बार आपने अखिलेश प्रताप का विरोध किया बताइए। यही आपकी मानसिकता है और इसीलिए नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों को देश की जनता कभी ना माफ करेगी ना कभी स्वीकार करेगी। सनातन धर्म के इतने बड़े उत्सव के खिलाफ बोलने वाले लोग जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपके नेता जाके वहाँ पे चुपचाप मुक्ति लगा के आपने पॉलिटिक्स नहीं करते। इतने बड़े इवेंट से आप लोग चुके हैं,
सनातन के रिस्पेक्ट से आप बौखला चुके हैं, सनातन के वैल्यू से आप लोग बौखला चुके हैं, और जितने भी नेगेटिविटी कीजिए ये इवेंट सक्सेस। चलिए अब राजू शर्मा के पास जाएंगे। राजू शर्मा डायरेक्टर हैं कॉस्मोस इवेंट्स के। राजू शर्मा जी, ये पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं और ये जो नंबर्स है उस पर चर्चा करते हैं। और ये क्या आप, ये जो मेरा पहला सवाल था इस डिस्कशन में, वो मैंने पूछा था है कि क्या महाकुंभ ने साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं? देखिए, ये तो श्रेय किसी को भी अगर ये मौका मिले ऑर्गेनाइज करने का, तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा क्रेडिट मिल जाता है। बट ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि इस तरह के महोत्सव को ऑर्गेनाइज करना ये किसी भी सोच के बियॉन्ड है। माने अगर इसमें कोई सीमा नहीं है जहां आप लिमिटेशंस लगा सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिटेशन, देयर इज़ नो एंड। हम भी ऑर्गेनाइज करते हैं जब इवेंट्स जब 10,000 से 20,000 हो जाते हैं, तो हमें पता है कि वो किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह के महाकुंभ में, और जब वहाँ पे आप करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच वहाँ पर जब स्नान लेते हो, तो उसकी और चारों तरफ जब आप सीमाओं में लोग देख रहे हैं, जब खड़े हैं और भक्ति से देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसका एक ऑर्गेनाइजिंग लेवल एक अलग ही है। तो ये तो नो डाउट है कि ये आज हमारे विश्व की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल ये है कि आपको क्योंकि 2 साल से तैयारी शुरू कर दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने, और ये भी साफ हो गया था कि वहाँ पर वो कैबिनेट भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो एक मैसेजिंग जा रही थी कि काफ़ी मेहनत चल रही है। चैलेंजेस क्या होंगे? क्योंकि इस बार जो कहा जाता है ना कुंभ के मेले में लोग बिछड़ गए, वो नहीं हुआ, कोई भी बिछड़ा नहीं, कोई लॉस एंड फाइंड नहीं होता है। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का कमाल है कि उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी, खाली देखिए एक होता है मैन इन्वॉल्वमेंट कि लोग ग्राउंड पर मैन मैनेजमेंट कर रहे हैं, परंतु टेक्नोलॉजी के वजह से आज देखिए विद इन मिनट्स में फिर ट्रैकिंग करके लोगों को ट्रेस किया जा रहा था कि वो कहीं गुम ना हो। सो इट इज़ अ बिग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन्स के ज़रिए भी सुपरविजन की जा रही थी, जो एआई का इन्वॉल्वमेंट किया गया था, जो जीपीएस कि कहीं अगर कोई इंजर्ड हो जा रहा है या किसी को कुछ चोट लग रही है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो जीपीएस ट्रैकिंग के द्वारा इमीडिएटली मैंने खुद देखा था एम्बुलेंसेस पहुंच रही थी, क्योंकि मुझे भी सौभाग्य मिला वहाँ नहाने का। तो इट इज़ जो मैंने देखा वो एक्सपीरियंस अलग है। सो ये बहुत महीनों की, सालों की आइडिएशन, प्लानिंग, इन्वॉल्वमेंट होती है, ये एक रात की बात नहीं है। और कई सारे चैलेंजेस में आपको इमीडिएटली रेडी रहना पड़ता है, चाहे वो बारिश होती है, देखिए अफवाहें भी कई बार इमीडिएटली फैल जाती है, आग से भी खतरनाक होती है, तो वो बहुत महत्व होता है कि वो इम्पोर्टेंस हो कि लोगों में अफवाहें ना फैले, अवेयरनेस रहे, हर एक डायरेक्शन पर साइनेज रहे। मैं वहाँ पे था, रेगुलर अनाउंसमेंट की जा रही थी डायरेक्शंस के लिए लोगों को, तो वो बहुत अहमियत रखता है कि लोग गलत डायरेक्शन में ना जाएं, जहाँ जिस तरफ जाना है उनको प्रॉपर गाइडेंस किया जाए। जमीन पे चलते हैं, प्रयाग चलते हैं, रणवीर वहाँ पर मौजूद है। रणवीर, आज वहाँ आखिरी स्नान हो रहा है और बहुत ही ख़ास दिन है, तो क्या इस ख़ास दिन में ख़ास इंतज़ाम भी हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अगर मेले की बात करें तो 13 जनवरी से लेकर अब तक जो इंतज़ाम थे, ये इंतज़ाम बताते हैं कि मेला किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया। अब अगर हम राजनीति की बात छोड़ दें या मैं एक रिपोर्टर की तरह से भी बात ना करूं, मैं एक आम आदमी की तरह बात करूं, तो इस मेले को ऑर्गेनाइज़ करना क्यों चैलेंज भरा था, इस पर ज़रूर एक बार सोचना चाहिए। जब 10,000 एकड़ में एक मेला फैला हुआ हो, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगे हों, तो ये बिजली का कनेक्शन चला जाए, इसमें कोई बहुत हैरानी नहीं होगी, लेकिन वो नहीं हुआ। हम खुद ही यहाँ टेंट में रहते हैं, हमें बिजली की दिक्कत नहीं हुई। पानी की सप्लाई जब होती है तो पानी कई बार हो सकता है ना आए, लेकिन पानी लगातार आता रहा। एक 29 तारीख की भगदड़ की घटना को छोड़ दे तो ओवरऑल जो लोग हैं वो पैदल आ रहे हैं। मेरी खुद की गाड़ी कई बार यहाँ नहीं आती थी, रेस्ट्रिक्शंस की वजह से दिक्कतें होती थी, एक रिपोर्टर के तौर पर कहीं आने जाने की दिक्कतें होती थी। लेकिन जब आम आदमी की तरह मैं सोचता हूँ कि गाड़ियाँ अगर अलाउ कर दी जाए तो मेले की क्या दशा होगी, किस तरह से जो पैदल चल रहे हैं लोग हैं उनको दिक्कतें होंगी। इसलिए लोगों को परेशानियां इस बात की थी कि थोड़ा पैदल चलना पड़ा। लेकिन जो लोग स्नान करके निकल रहे थे,
कि जब मैं ऐसी रैंडमली किसी से बात करता हूँ तो जो रिएक्शंस आते हैं वो रिएक्शंस बताते हैं कि लोग सेटिस्फाइड हैं। लोग सेटिस्फाइड क्यों हैं? क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि उन्हें पैदल चलना पड़ेगा। दिक्कतें थी, इसमें कोई दो राय नहीं, दिक्कतें हुई हैं। हाईवेज़ पर गाड़ियाँ रुकी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। वसंत पंचमी 3 फरवरी को था और माना जा रहा था कि 3 फरवरी के बाद मेला हल्का हो जाएगा, भीड़ कम हो जाएगी, साधु यहाँ से चले जाते हैं तो लोगों की संख्या घटेगी। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि 3 तारीख के बाद मेला और ज़्यादा बढ़ गया। औसतन 1 से सवा करोड़ लोग रोज़ यहाँ स्नान करने आए हैं। और इस भीड़ में मैं किसी का स्टेट नहीं जानता, मैं किसी की जाति धर्म नहीं जानता, मैं किसी का वर्ग नहीं जानता, लेकिन जब माइक लगाते हैं राह चलते लोगों से, उनका रिएक्शन जो मिलता है इंतज़ामों को लेकर के, वो सेटिस्फाइड नज़र आते हैं। और इससे हम एक आकलन करते हैं, जैसे ये रैंडमली चल रहे हैं। सर कहाँ से हैं? पर यहाँ मालदा टाउन से। मालदा से। हाँ, अंदर खूब बढ़िया रहा, खूब आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि सर कहने दिक्कत हुई होगी पैदल चल के? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खूब आराम से गए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे थे मेले में इंतजाम अच्छा नहीं? नहीं, खूब बढ़िया इंतजाम है। अच्छा, हाँ, ऐसा इंतजाम बहुत अच्छा है। टॉयलेट्स वगैरह भी बोल रहे थे बड़े गंदे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी है। देखिए, मुझे नहीं मालूम था ये बंगाल से हैं या कहाँ से हैं। रैंडमली हम जब माइक लगाते हैं एक तरह का रैंडम सैम्पलिंग करते हैं और इस रैंडम सैम्पलिंग में जो रिएक्शंस पब्लिक के थे वो रिएक्शंस बता रहे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ खामियां होंगी, लेकिन लोग सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त ये आंकड़ा 66 करोड़ के पार जा चुका है। आज की बात करें 1 करोड़ 44 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट था और इस इतने बड़े इवेंट में जब प्रिपरेशंस की बात करते हैं 1.5 लाख टेंट लगाए गए, 1,63,000 टॉयलेट्स लगाए गए, 27,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। इसके अलावा जो मेला था उस मेले में पानी की सप्लाई से लेकर के तमाम सारी सिक्योरिटी की चीज़ें, 2700 CCTV कैमरास लगाए गए। तो ये जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो दिक्कतें लोगों को होंगी, हमें भी हुई, सबको हुई जो आया होगा। लेकिन ओवरऑल जब मेले को हम कहेंगे कि क्या मेला सक्सेसफुल था तो निश्चित तौर पे था। 29 तारीख की भगदड़ की घटना को छोड़ करके आप सोचिए कि जितनी भी आग की घटनाएँ हुई, एक सिंगल मौत आग की घटना में नहीं हुई है। आग की घटनाएं हुई क्योंकि पूरा मेला एक अस्थायी शहर है जो कपड़ों और पॉलीथीन जैसी चीज़ें, जो तिरपाल होता है उससे बनाया हुआ है। थर्मोकोल का इस्तेमाल हुआ है, फ्लेक्सिस का इस्तेमाल हुआ है। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, 10 लाख से ज़्यादा कल्पवासी रहते हैं जो कि चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो आग लग सकती है। लेकिन आग की घटनाओं से नियंत्रण करने के लिए जो फायर ब्रिगेड था, वो फायर ब्रिगेड जिस तरीके से काम किया उसकी तारीफ़ कम से कम एक आम आदमी की तरह अगर मैं बात करूँ तो होनी चाहिए। 29 तारीख की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो खामी भी हो सकती है, जांच चल रही है, जांच में निकल के आएगा कि किसकी लापरवाही थी, क्या हुआ था। लेकिन उस घटना को छोड़ करके जो भी मेला है, आप देखिए आज आखिरी दिन है, ये शाम ढल चुकी है, मेला अगले कुछ घंटों में ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा। और इस बावजूद उसके ये जो नंबर्स हैं, मैंने इससे पहले भी 2 कुंभ कवर किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ मेले के आखिरी दिन मैंने नहीं देखी थी। और ये भीड़ जो है यही बता रही है कि इस बार का जो मेला है, आपकी जो रिपोर्ट है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है रणवीर। और जो आपने रैंडम सैम्पलिंग करके जो आवाज़ सुनाई हम लोगों को, शायद वही उन्होंने ही जवाब दे दिया जो भी है, जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। मैं रामकृपाल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले रागिनी के पास चलते हैं। रागिनी विश्वकर्मा भोजपुरी गायिका हैं। रागिनी, वैसे तो आपका हनी सिंह के साथ गाना बहुत ही मशहूर हुआ है और वायरल हुआ है, लेकिन क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और आप शिव की नगरी काशी में हैं, तो आपसे कोई भजन सुनना चाहेंगे हम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे शंभुनाथ आए हैं। चलिए रागिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रामकृपाल जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं केवल ये कह रहा था कि जो आपने शुरू में कहा था कि आज इतना बड़ा आयोजन ख़त्म हो रहा है, इसका एक क्रेडिट के अलावा मैं अगर कहूँगा कि हासिल क्या है, तो अगर आप देखिए, एक सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि 2014 से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 86 के बाद से जो एक शुरुआत हुई थी कि सनातन का पुनर्जागरण की एक जो
हुई थी और आज जहां हम पहुंचे हैं, अभी आप देखिए कि कांग्रेस के राय साहब जो बहुत ज़्यादा बिफरे हुए थे, अंत में आपने देखा वो पीछे जाकर के कह रहे हैं महाभारत। और कल आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पांडे जी ने, जो समाजवादी पार्टी के वहाँ विपक्ष नेता हैं, वो भी कंस और कृष्ण की बात कर रहे थे। सीताराम येचुरी के ज़माने में जब हुआ था तो महाभारत के उदाहरण देने लगे थे। यही कि विरोधी भी तमाम उन प्रतीकों को अब निकाल रहे हैं पुराणों से, धार्मिक ग्रंथों से। आज देखा आपने, कांग्रेस कभी इतने तेजी से महाभारत की तरफ नहीं दौड़ती थी। लेकिन मेरा ही कहना है कि एक तो ये है, दूसरी बात, हमारे यहाँ बचपन से हम लोग जानते थे तीर्थ यात्रा का मतलब होता है कष्ट सह के जाना, कहीं कष्ट सहने के लिए। एक चीज आप समझ लीजिए, नहीं, ये गोवा का अंजुना या कलंगूट बीच नहीं था। तीर्थ यात्रा में हमेशा कष्ट उठाना पड़ता है, आप समझ लीजिए। और जो लोग, जिन लोगों को आज तक तमाम समस्या दिख रही है, अगर जो लोग नहाने गए हैं उनसे पूछिए ना, अभी देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मारिया जी, आपको उस समय पे आप देख रही कहीं भी अब जाति जनगणना फलाना चीजें, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि वो आप ये आने वाले कई सालों तक हम नहीं कर रहे हैं, हमने, मैं आप देखिए अचानक गायब हो गए ना। एक सांस्कृतिक आयोजन उन तमाम मुद्दों को ढक दे रहा है। इसका उससे कंपैरिजन कम से कम उसी आप जैसा व्यक्ति कर सकता है जो सत्ता के तो बहुत अच्छा जाना चाहिए था। बात आप कहते हैं, इस तरह की बातें की है। सामाजिक न्याय की लड़ाई एक अलग न्याय की लड़ाई है, वो समाज को आगे ले जाने की लड़ाई है। उसकी तुलना आप कैसे आप किसी के साथ कर सकते हैं? ये आस्था जन्मों से, सालों से, सेंचुरीज से चलती आई है। ये अलग बात है कि आपको आज नजर आई हो और आप उस आस्था में आज डूब के किसी कारणवश वो उसको दिखा रहे हैं। ये सब बातें रामकृपाल जी, रामकृपाल जी ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि जो आप लोग दोनों का ऑब्जेक्शन था, लेकिन इसलिए क्योंकि अब बस डिस्कशन में कुछ ही मिनट बचा हुआ है, तो इसलिए मैं जल्दी से स्वामी आत्मानंद गिरी जी के पास जाऊंगी। स्वामी जी, कुछ देर बचे हुए हैं और उसके बाद महाकुंभ खत्म हो जाएगा, तो जब ये फिर से 13 साल के बाद आएगा, 12 साल के बाद आएगा, लेकिन इस नहीं, हमारे यहाँ तीर्थराज प्रयाग में अर्ध कुंभ भी होता है जी। तीर्थराज प्रयाग में अर्ध कुंभ भी होता है और पिछला अर्ध कुंभ हमारा कुंभ जैसा ही था, इसे इसीलिए महाकुंभ कहा गया। वर्तमान परिस्थिति में मैं सबको सुन रहा था, जिन लोगों ने कभी धर्म के इस आयोजन को न किया है न करने की समर्थ है, वो लोग कमियां ढूंढ रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में आने वाला हर व्यक्ति संतुष्ट है। योगी जी का मैनेजमेंट, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का मैनेजमेंट, आज तीर्थराज प्रयाग में विश्व रिकॉर्ड, देश का नहीं अंतरराष्ट्रीय मामले पर इसका उदाहरण दिया जाएगा। अरे विश्व के 200 देशों की तो आबादी नहीं है 50 करोड़। हमारे देश में आज 65 करोड़ लोग एक श्रद्धा के मंच में, एक आस्था के मंच में, एक संगम के तट में, एक महानुभाव के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि संगम में इतनी जगह नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं राय साहब, क्या आप संगम आकर के स्नान किया है? अरे 54 किलोमीटर के रेंज में चारों तरफ। चलिए राय साहब को स्क्रीन पे लाइए, इस बात का राय साहब भी जवाब दे देंगे। हाँ। कई बार गया हूँ स्वामी जी, कई बार गया हूँ। आप स्वामी जी 2 लाइन सुन लीजिए मेरे से। बादशाहों से फकीरों का बड़ा था मर्तबा, लेकिन जब तक उनका सियासत से कोई मतलब न था। बादशाहों से फकीरों का बड़ा था मर्तबा, लेकिन जब तक उनका सियासत से कोई मतलब न था। मैंने 2 सवाल पूछे कि क्या केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड सुअर है? क्या अपने परिवारों की लाश ढूंढने वाले लोग गिद्ध हैं? इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। और सरकार की चापलूसी कम से कम किसी स्वामी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। हम आपको श्रद्धा के मुंह से देखते हैं। 89 में कुंभ नहीं हुआ क्या? 2013 में कुंभ नहीं हुआ क्या? क्या तब इंतजाम नहीं हुए थे? नहीं हुआ। और तब 2013 में किसी मंत्री को बुला के आप लोगों ने स्वागत क्यों किया था किस बात के लिए?
अगर अच्छा नहीं हुआ था मैं भी तो स्वागत किस लिए किया था आप लोगों ने? अरे स्वामी जी, आप गेरुआ पहने हुए, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ नहीं थी। और रामकृपाल जी जो बात कह रहे थे, हम यहाँ आपको प्रूफ नहीं करना चाहते, हम ये बताना चाह रहे थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी सबके दिलों में धर्म है, सारा देश आस्थावान है, चाहे जिस धर्म का हो, और हम सबके घरों में गीता, रामायण, पूजा पाठ सब होता है, और न जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये इसका ठेका बीजेपी ने नहीं लिया है। बीजेपी वो है जिसने धर्म का नाश किया है, जिसने धर्म का नाश किया है। सुनिए पहले, 54 किलोमीटर की रेंज में तीर्थराज प्रयाग नगर बसाया गया, कुंभ मेला क्षेत्र बसाया गया। 54 किलोमीटर में श्रीमान जी 1 अरब लोग खड़े हो जाएंगे, 1 अरब लोग आ जाएंगे। 54 किलोमीटर रेंज देखिए पहले। प्रयागराज की लंबाई है स्वामी जी, पहले ये सोचो, एक बार बोलने के पहले ये सोचो कि 54 किलोमीटर प्रयागराज की लंबाई पूरे की है कि नहीं है, पहले ये सोचो, फिर बात करो। 54 किलोमीटर, अरे सुनिए पहले, 54 वर्ग किलोमीटर आपके ऊपर क्षेत्रफल की आपके ऊपर बात करो। क्या प्रयागराज की लंबाई 54 किलोमीटर है? बना दिया है। पहले आप सुनना सीखिए। 54 वर्ग किलोमीटर, 54 वर्ग किलो, अरे गणित का सूत्र देखिए, 54 वर्ग किलोमीटर में हमारे मेला की व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है, सरकार से कुछ मिल रहा होगा उसको लेते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन सच बोलिए, गेरुआ पहन के सच बोलिए। अरे सरकार से लूटने का सोचने काम तो कांग्रेसी करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सरकार की, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, आप स्वामी हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि स्वामी के नाते सच बोलना चाहिए आपको। मैंने कहा झूठ बोला, केवल सच बोलना चाहिए। 54 वर्ग किलोमीटर में मेला परिक्षेत्र है हमारा, हम लोग रोज मेले में घूम रहे हैं। देखा हुआ है, सब देखा हुआ है, आपने सब देखा हुआ। आपने देखा होगा तो बातें नहीं होती ऐसी। आपने बिल्कुल नहीं देखा, आपने केवल नजरिया निगेटिव देखा है। अच्छा ये बताइए स्वामी जी, मैं चुनौती देता हूँ आपको आज, क्या आधा देश खाली हो गया? क्या सारे गांव आधा देश हो गए? आधा मजाक कर रहे हैं, स्नान कर गया। नहीं, मजाक कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहे, ये आपकी सोच का दोष है। मजाक कर रहे हैं, ये आपकी सोच का दोष है। 50% हिंदुस्तान, 50% हिंदुस्तान के लोग तीर्थराज प्रयाग आकर के चले गए। बस्ती अश्वमेध का घोड़ा जाएगा और राम राज्य स्थापित करने वालों अभी से आपने एक बात कही क्या थी, सीता को फिर से वन में छोड़ा जाएगा? और मैंने पहले ही सुना दिया था कि बादशाहों से बड़ा था फकीरों का मर्तबा, लेकिन जब तक उनका सियासत से कोई मतलब। चलिए, आज आखिरी दिन है कुंभ का, तो इसलिए थोड़ा नेगेटिविटी शो पर भी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज का सवाल है, क्या महाकुंभ ने साबित कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं? क्या 65 करोड़ श्रद्धालुओं का पहुंचना सनातनी एकता का संदेश दे रहा है? क्या महाकुंभ ने नेगेटिव राजनीति पर आस्था की जीत तय कर दी है? बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए शो पर मुकाबला करेंगे।